चलिए आज हम देखेंगे स्विच। और इससे पहले वाली क्लास में भी हमने स्विच स्टेटमेंट का यूज़ किया था और मैंने सिर्फ आपको सिंटैक्स दिखाया था। और ये जो प्रोग्राम है, मैं स्विच से एक प्रोग्राम आपको बता दे रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है। बाकी एक दो प्रोग्राम जो होंगे वो आप प्रैक्टिस करना। स्विच से जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है वो है कैलकुलेटर बनाने के लिए। कैलकुलेटर बनाने के लिए प्रोग्राम बनाइए, तो इस स्विच का यूज़ करके हम कैलकुलेटर बनाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले मैंने क्या किया, मेन फंक्शन लिया है। देखिए आज जो मैं प्रोग्राम बताऊंगा वो शायद मैं एक ही प्रोग्राम बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे इस प्रोग्राम को बहुत ही अच्छे से समझाना है। और हर तरह के स्टूडेंट्स अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जिनकी प्रोग्रामिंग अच्छी है वो भी, जिनकी नहीं है उनको भी मुझे बहुत डिटेल में इसको समझाना पड़ेगा। तो मैं इस प्रोग्राम को बड़े आराम से, जो न्यू स्टूडेंट्स जुड़े हैं वो भी बड़े आराम से इसको समझ सकते हैं। तो मैं स्लोली चल रहा हूँ, तो आपको एक एक चीज़ में समझा दूँगा। मेन एक प्रोग्राम होता है जो मैं बता चुका हूँ, एक मुख्य फंक्शन का यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रैकेट से ऑन होगा और कर्ली ब्रैकेट से लास्ट में बंद कर दिया जाएगा। इस मुख्य फंक्शन के अंदर हम सारा काम करते हैं, ठीक है, जिसको कोडिंग कहते हैं, प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो प्रोग्राम दो तरीके से आ सकता है, या तो ये इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कैलकुलेटर बनाने के लिए प्रोग्राम बनाइए, या इस तरीके से पूछा जा सकता है कि दो संख्या इनपुट करवाएं तथा एक विकल्प इनपुट करवाएं और विकल्प के आधार पर उसका योग, घटाना, गुणनफल, भाग ज्ञात करें। यानी कैलकुलेटर बनाने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें लेनी पड़ सकती हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 4 वेरिएबल लिए हैं, ए बी सी जी, ठीक है, ए बी सी जी। वेरिएबल आप किसी भी नाम का ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये इंट क्यों लिया है, क्योंकि हम कैलकुलेटर अभी एक सीखने के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं। उस आप चाहे तो फ्लोट भी ले सकते हैं, वो भी चलेगा, सही है, लेकिन इंट टाइप का इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको अभी इजी वे में कुछ चीज़ें मुझे समझानी है, वो समझ जाएं आप। तो देखिए ए, बी, सी, जी, 4 वेरिएबल मैंने लिए हैं। वेरिएबल कंप्यूटर मेमोरी में स्थान का नाम होता है जो डाटा को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक मैसेज मैंने दिया प्रिंटफ में, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, एंटर टू नंबर। प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करना आपको आना चाहिए। एंटर टू नंबर मैंने एक मैसेज दे दिया है। इसके बाद स्कैनफ में मैंने 2 बार लिखा %d। इसको बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। और फॉर्मेट स्पेसिफायर कहाँ लगाया जाता है, स्कैन में लगाया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। तो %d तब प्रयोग करते हैं जब आपको किसी जगह पर नंबर रखना होता है या किसी जगह से नंबर को लेना होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब मुझे 2 संख्याएं इंटीजर टाइप की इनपुट करनी थी, तो इसलिए मैंने %d का यूज़ किया है, इंट टाइप का है। और पहली संख्या मैंने किसके पते पर रख दी, एड्रेस ऑफ ए, यानी पहली संख्या ए के पते पर रख दी। फिर उसके बाद मैंने दूसरी संख्या किसके पते पर रख दी, बी के पते पर रख दी, एड्रेस ऑफ बी। तो 2 संख्याएं तो मेरी चली गई, एक ए में और बी में। ये 2 वेरिएबल तो संख्याओं के लिए बना के रखा था मैंने। अब आगे बढ़ते हैं। आगे फिर मैंने एक मैसेज दे दिया, देखिए क्या मैसेज दिया इस बार, प्रिंटफ एंटर योर चॉइस। भाई कैलकुलेटर बना रहे हैं तो फिर हमें चॉइस भी तो डालनी होगी, उस चॉइस के आधार पर ही तो हमें उसका कोई कैलकुलेशन करनी है, जैसे जोड़ करना है, घटाना, गुणा, भागफल। ये चारों नहीं करना है, इनमें से कोई एक ही करना है। और ये एक तब होगा जब आप जो चॉइस डालेंगे उस आधार पे वह कार्य करेगा। तो मैंने चॉइस के लिए एक अलग से सी नाम का वेरिएबल लिया था, वो भी मैंने इंटीजर टाइप का ही लिया, क्योंकि कैलकुलेटर का प्रोग्राम मैं बहुत ही साधारण तरीके से बताने वाला हूँ। तो मैंने इसको सी को इंट में ही लिया है, क्योंकि ये भी मैंने पूर्णांक ही रखा है, क्योंकि इसमें भी मैं कोई पूर्णांक अंक ही रखने वाला हूँ। देखिए एंटर योर चॉइस, ये मैसेज तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैंने लिखा स्कैनफ। तो स्कैनफ जब लिखा है तो स्कैनफ में मैंने लिखा एक बार %d। फॉर्मेट स्पेसिफायर का फिर से यूज़ किया है, यानी फिर से किसी स्थान से या तो कोई वैल्यू लेना है या रखना है। तो लेना तो नहीं है, रखना है, क्योंकि स्कैनफ का यूज़ कर रहे हैं तो रखेंगे। किसके पते पर, एड्रेस ऑफ सी। तो ए बी सी 3 जगह हो गई।
ए बी में हो जाएगा संख्या और सी में हो जाएगी चॉइस, वो भी एक संख्या ही होगी। अभी मैं बता रहा हूँ किस टाइप की संख्या होंगी वो। अब मैंने लगाया स्विच। देखिए प्रोग्राम 30% हो चुका है, इतना कंप्लीट। प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं है कि आपसे अगर प्रोग्राम नहीं बन रहा है एग्ज़ाम में तो आपके पूरे नंबर काटे जाएंगे, नहीं। स्टेपिंग मार्क्स होती है इसमें, और आपने अगर इतना कर दिया तो 10 नंबर में से 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इतना करने पे 3 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत से बच्चों का एक कन्फ्यूज़न रहता है कि ऐसा ना हो कि करने की कोशिश की और लास्ट में गलत हो गया। नहीं, आपको स्टेपिंग मार्क मिल जाएगी, 10 में से 7-8 नंबर मिल जाएंगे अगर ज़्यादा प्रोग्राम आपका सही होगा तो, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया। मैं फिर से एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ। मैंने आपको बताया वेरिएबल लिए मैंने इंट a, b, c, g 4 वेरिएबल लिए हैं, ध्यान से देख लें। 4 वेरिएबल क्यों लिए हैं? a b संख्या के लिए, c में चॉइस है और g में आंसर आएगा। क्लियर है? इंटीजर टाइप के लिए सारे पूर्णांक चाहिए हमें, इसलिए इंटीजर टाइप के लिए। याद करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है कि मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहली लाइन डिक्लेयर करने वाली होती है, जी आप माइंड में रखिए, घोषित करने वाली होती है। तो इसलिए मैंने ये लाइन मुझे याद आ गई तुरंत, मैंने तुरंत इंट में 4 वेरिएबल ले लिया और सेमीकोलन लगा दिया। इसके बाद मैं अगली लाइन मुझे तुरंत याद आई कि मैसेज देना होगा। मैसेज क्या देना होगा? एंटर टू नंबर। अब आपको ये फंक्शन का प्रयोग करना आना चाहिए, स्कैनएफ। स्कैनएफ क्या करता है? स्कैनएफ का यूज़ कीबोर्ड से कोई अंक या कोई डाटा किसी भी तरह का हो सकता है, कैरेक्टर हो, संख्या हो, दशमलव वाली संख्या हो, उसको इनपुट कराने के लिए। यानी कीबोर्ड हमारा वेट करे, हमसे पूछे, हमसे क्या पूछे? एंटर टू नंबर। तो हम क्या करेंगे? फिर कीबोर्ड के थ्रू 2 संख्याएं इनपुट करेंगे। लेकिन वो 2 संख्याएं किस तरीके से इनपुट होंगी और कंप्यूटर उसको मेमोरी में कहाँ रखेगा उतने टाइम के लिए, तो इसलिए हमें स्कैनएफ का यूज़ करना होता है और इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर देना होता है। तो हमने 2 बार दे दिया %d क्योंकि ये टाइप इंट टाइप का था। तो मैं आपको बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ कि जब %d टाइप का इस पर फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको लगाना होगा तो वो किस लिए लगाना होगा? क्योंकि आपको इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट करानी है। किसके पते पर? ए के पते पर एड्रेस ऑफ ए, और दूसरा एड्रेस ऑफ बी के पते पर। ये डल गई 2 संख्याएँ। इसके तुरंत बाद मैंने प्रिंटफ एंटर योर चॉइस। तो चॉइस इनपुट करानी है, यानी आपको विकल्प इनपुट कराना है, और विकल्प इनपुट कराने के लिए भी मैंने एक मैसेज दिया है, प्रिंटफ एंटर योर चॉइस। इसके बाद मैंने स्कैनअप चलाया और एक बार %d, क्योंकि मुझे एक ही चॉइस डालनी है और किसमें डालनी है? एड्रेस ऑफ सी। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने लिखा है स्विच। अब इससे पहली वाली क्लास आपको देखनी पड़ेगी अगर आपको सिंटैक्स याद नहीं है तो, लेकिन एक बार यहाँ भी मैं आपको सिंटैक्स याद दिला देता हूँ। सिंटैक्स स्विच का आपको देखिए, जितनी भी प्रोग्रामिंग, जितनी भी स्टेटमेंट्स आप यूज़ करेंगे उनके सिंटैक्स आप याद करते जाइए। आप सिंटैक्स याद करते जाएंगे, आपको प्रोग्रामिंग में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। स्विच का सिंटैक्स क्या था? स्विच लिखते हैं, और सॉरी यहाँ पे, क्योंकि जब आप टाइप करेंगे कीबोर्ड से तो सारे स्मॉल लेटर में ही होना चाहिए। स्विच लिखने के बाद यहाँ वेरिएबल का नाम या कंडीशन, तो मुझे उस वेरिएबल का नाम यहाँ लिखना होगा जिसके थ्रू मैं चेक कर रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। सारे जितने भी स्टेटमेंट है मैं चेक करूँगा केसेस, तो मैं यहाँ पे किस वेरिएबल का नाम लिख दूँगा? सी का, क्योंकि सी में है चॉइस। उस चॉइस के आधार पे ही मुझे कई सारे काम कराने हैं। तो देखिए स्विच में क्या लिख दिया मैंने? सी। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट मैंने ऑन किया था। फिर मैंने आपको पहले मैं आपको सिंटैक्स बता देता हूँ। मैंने लिखा था केस फर्स्ट सेमीकोलन, इसके बाद इसके अंदर लिख दिया था निर्देश ब्रेक, केस 2 सेमीकोलन निर्देश ब्रेक। इसी तरीके से केस 3 में फिर मैंने लिखा था निर्देश ब्रेक, केस 4 निर्देश ब्रेक, केस 5 निर्देश ब्रेक। इस तरीके से लास्ट वाला हो गया था केस डिफ़ॉल्ट, और उसमें मैंने लिख दिया था निर्देश। ये सिंटैक्स है, ये आप इससे पहली वाली क्लास, जस्ट इससे पहली वाली क्लास में आप देख सकते हैं, मैंने वहीं पे इसको फिनिश किया था। चलिए स्विच का यूज़ कर रहे हैं। स्विच में वेरिएबल का नाम दिया सी, कर्ली ब्रैकेट से ऑन किया, केस लिखा, केस फर्स्ट ही लिखा मैंने, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रोग्राम कुछ इस तरीके से बनाने वाला हूँ कि मैं 4 यानी 1 2 3 4 इन 4 नंबर में से कोई एक नंबर देने वाला हूँ। अगर मान लीजिए मैंने कीबोर्ड से 1 नंबर दबाया तो उसका
सम निकलना चाहिए, उन दोनों संख्याओं का क्या निकलना चाहिए, योग निकलना चाहिए। जो तो दो संख्या आपने इनपुट कराई थी उनका क्या निकलना चाहिए, उनका टोटल आना चाहिए। अगर मैंने कीबोर्ड से 1 ना दबा के 2 दबाया, 2 प्रेस किया, तो फिर 2 इनपुट किया ऐसे कह सकते हैं। 2 इनपुट किया तो फिर क्या होगा, तो 2 इनपुट करेंगे तो फिर उसका घटाना निकल आए। 3 अगर 2 नहीं है, 3 इनपुट किया तो फिर उसका गुणनफल ज्ञात हो जाएगा, और अगर 4 इनपुट किया तो उसका भागफल। तो ये 4 है, 1 2 3 4। तो मैंने केस 1 लिया, यानी अगर सी में 1 है, क्योंकि स्विच क्या करेगा, इस वेरिएबल में रखी वैल्यू को केस यहाँ पे जो लिखा है उससे मैच कराएगा। अगर इसमें 1 ही रखा है, अगर आपने 1 ही दिया था सी में, तो 1 1 से मैच होगा, यानी ये केस हो जाएगा ट्रू। केस कंडीशन होती है, जैसे इफ़ में चेक करते हैं हम ना, इफ़ में चेक क्या करते हैं, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। कंडीशन ट्रू होती है तो अंदर का पार्ट चलता है, कंडीशन फॉल्स होती है तो अंदर का पार्ट नहीं चलता। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर केस ट्रू हो जाता है, तो केस ट्रू हो गया तो हमें काम क्या कराना है, हमें उनका योग निकालना है। तो हम लिखेंगे a + b, और किस में रख देंगे इसको, g, इसलिए g को आगे लिखा है। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले उस वेरिएबल को लिखते हैं जो खाली होता है, और 1 बराबर का यूज़ करते हैं, और 1 बराबर का यूज़ बराबर के इक्वल के राइट साइड लिखी हुई वैल्यू को लेफ़्ट साइड वाले वेरिएबल में रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो a + b, a में जो भी संख्या होगी, b में जो भी संख्या होगी, वो दोनों क्या हो जाएंगी, सम हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, और वो किस में रख दी जाएंगी, g में। और अगली लाइन में हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया किसको, g को। एक बार %d लगा के g को। फिर से देखिए, निर्देश मैंने क्या लिखवाया था, केस 1, और निर्देश और ब्रेक। सिंटैक्स मैंने क्या लिखवाया था, केस 1, यहाँ पे निर्देश, ब्रेक। अब निर्देश यानी मुझे प्रोग्राम क्या बनाना है, मैंने प्रोग्राम ये बनाया कि दोनों को जोड़ दिया a + b में। अगर आपने कीबोर्ड से 1 दबाया तो उनका योग आएगा, तो इसलिए मैंने जोड़ दिया, और जोड़ के किस में रख दिया, g में। और प्रिंट किसको करा दिया, g को। लेकिन प्रिंट कराने का एक नियम होता है, %d, g में रखी वैल्यू को प्रिंट कराना है। और जब हमें पता नहीं है वैल्यू, हमें उस जगह से उठाना है वो वैल्यू या रखना है वो वैल्यू, तो हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करना होगा। तो हम किस प्रकार के फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करेंगे, %d का, क्योंकि ये g में रखी वैल्यू कैसी आने वाली है, पूर्णांक आने वाली है। इसके बाद मैंने लगा दिया ब्रेक। मैंने इससे पहले वाली क्लास में भी आपको समझाया था कि ब्रेक का यूज़ क्यों किया जाता है। ब्रेक एक फंक्शन है, और ब्रेक फंक्शन का यूज़ इस पूरे स्विच स्टेटमेंट से बाहर आने के लिए किया जाता है। यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट से बाहर आने के लिए, वैसे कहीं और भी लगाएंगे, तो जो भी जहाँ भी आप लगाएंगे, ब्रेक उस फंक्शन से, उस स्टेटमेंट से बाहर आने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद ब्रेक तो सब में लगेगा, हर केस में लगेगा, बस केस डिफ़ॉल्ट को छोड़ के। इसके बाद मैंने लिखा है केस 2। अब केस 2 भी जैसे केस 1 लिखा था, वैसे ही मैंने केस 2 लिखा है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या करा, इसमें मैंने माइनस का निकाला है, यहाँ प्लस निकाला था, यहाँ मैं क्या निकालूँ, -a - b, और ये आंसर किस में रख दिया जाएगा, g में। और प्रिंट वाली लाइन तो सब में सेम चलना है, %d, g। यहाँ योग निकल रहा था, लेकिन यहाँ पे घटाना निकल रहा है, यहाँ क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया। चलिए अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं आ गया हूँ केस 3 पे, ये आप केस 3 देख पा रहे होंगे। केस 3 में मैंने देखिए क्या लिख दिया, a × b, गुणनफल निकाल रहा हूँ, किस में रख दिया जाएगा आंसर, g में रख दिया जाएगा। प्रिंट किसको करा रहे हैं, g को करा रहे हैं, यानी g को प्रिंट कराने का मतलब g में रखी हुई वैल्यू को। लेकिन हमें नहीं पता g में रखी वैल्यू कौन सी है, तो हमें उस जगह से वैल्यू लेके आना है सामने। तो हम किस फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करेंगे, %d। चलिए इसके बाद क्या लगाया मैंने, ब्रेक लगाया। इसके बाद केस 4 में g = a / b। अब भागफल निकाल रहे हैं, भागफल किस में आ जाएगा, g में आ जाएगा। प्रिंट किसको करेंगे, g को करेंगे, फिर ब्रेक। यहाँ तक आपको कोई सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब मैं बताने वाला हूँ केस डिफ़ॉल्ट। केस डिफ़ॉल्ट आपको मैं बताने वाला हूँ, इसको ज़रा ध्यान से समझिए। ये 4 केस तो आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे एक केस लिखा है केस डिफ़ॉल्ट, जो मैंने आपको सिंटैक्स में भी लगवाया था। केस डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि इनमें से कोई भी केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 अगर फॉल्स हो जाते हैं, ट्रू नहीं होता है कोई भी, यानी कोई यूज़र ऐसी चॉइस डाल सकता है जो इन चारों चॉइस से मैच ना हो, ना 1 से, ना 2 से, ना 3 से, ना 4 से। तो जब चारों से मैच नहीं होगी तो उसके लिए भी कंप्यूटर उसका आंसर दे कि आपने चॉइस ठीक से नहीं डाली है। जैसे हम देखते हैं किसी भी जीमेल आईडी, या आप ये समझ लीजिए फेसबुक है, फेसबुक पे अगर गलत पासवर्ड डाल देते हैं तो कंप्यूटर साइलेंट नहीं रहता है, कंप्यूटर कुछ आंसर देता है बाय मैसेज,
आपको आंसर देगा कि रॉन्ग पासवर्ड या ईमेल आईडी आपने गलत डाली है तो रॉन्ग ईमेल आईडी, इनवैलिड चॉइस, इस तरीके से कई सारे मैसेज दे सकता है। और भी कई चीज़ों में मैसेजेस आते हैं इनमें आप कोई चीज़ ठीक से नहीं डालते हैं, आपसे कोई गलती हो जाती है तो वो आपको आंसर देता है। तो इसी तरीके से हो सकता है किसी ने कोई गलती से कोई की दब गया या जानबूझ के कोई गलत नंबर डाल दिया। चॉइस में नंबर से आप ये समझना मैं चॉइस की बात कर रहा हूँ, तो चॉइस आप देने वाले, तो अगर वो चॉइस आपने गलत डाल दिया तो फिर आपके लिए उसमें केस डिफ़ॉल्ट काम में आएगा। तो मैंने यहाँ लगाया केस डिफ़ॉल्ट कोलन और यहाँ सीधा एक लाइन प्रिंट कर दी है इनवैलिड चॉइस। यानी केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 अगर ये चारों फॉल्स हो जाते हैं तो जब चारों फॉल्स होंगे तो इसके अंदर तो कोई चलेगा ही नहीं। फॉल्स का मतलब अंदर बिल्कुल कोई चलना ही नहीं है। तो जब कोई भी निर्देश एग्जीक्यूट ही नहीं होगा तो ब्रेक तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, क्योंकि ब्रेक इन सब के अंदर लगा है। तो जब इसके अंदर जाएगा ही नहीं तो ब्रेक भी नहीं चलेगा। तो ब्रेक जब चलेगा नहीं तो केस डिफ़ॉल्ट पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा लास्ट में प्रोग्राम। और जब केस डिफ़ॉल्ट पे पहुंच जाएगा तो क्या प्रिंट कर देगा, इनवैलिड चॉइस। तो प्रोग्राम मैंने हर तरीके से बनाया है। मैंने 5 कंडीशंस रखी हैं। पहली कंडीशन ये रखी है किसी ने कीबोर्ड से 1 दबाया, कीबोर्ड से 1 दबाया तो जो दो संख्याएं मैंने कीबोर्ड में डाली थी, इनपुट करी थी कीबोर्ड से, उन दोनों संख्याओं का योग आ जाए। किसी ने 2 नंबर इनपुट कराया तो उसका घटाना आ जाए। किसी ने 3 नंबर इनपुट कराया, गुणनफल आ जाए। 4 इनपुट कराया, भागफल आ जाए। और इन चारों के अलावा अगर किसी ने कोई और नंबर डाल दिया, मान लीजिए 9 डाल दिया, 10 डाल दिया, 0 डाल दिया, या कोई की दब गई Z A B C D कुछ भी, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ये केस चारों क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। तो फिर आंसर क्या आएगा, इनवैलिड चॉइस। क्यों? क्योंकि मैंने एक केस और लगाया था डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। एक बार मैं और आपको पूरा एक क्लियर व्यू दिखाता हूँ। चलिए ध्यान से देखिए, मैं आउटपुट बना रहा हूँ और एक आउटपुट आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये प्रोग्राम जब आप टाइप कर लेंगे, टाइप करने के बाद क्या करना होता है, सेव करना होता है। सेव करने के बाद क्या करना होता है, सेव करने के बाद इसको बिल्ड करना पड़ता है अगर कोड ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं तो। और कोड ब्लॉक यूज़ नहीं कर रहे हैं, सी ड्रॉइड पे कर रहे हैं तो फिर आपको कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल के बाद रन करेंगे, रन जैसे ही करेंगे प्रोग्राम चल जाएगा। मान लीजिए आउटपुट स्क्रीन है, तो प्रोग्राम चलेगा तो क्या लिखा आएगा, एंटर 2 नंबर। ये क्यों लिखा आया, जैसे ही प्रोग्राम आप चलाएंगे तो ये लिखा आएगा। ये इसलिए लिखा आएगा क्योंकि यहाँ पे आपने क्या लिखा होगा, एंटर 2 नंबर। देखिए पहली लाइन लिखी आ रही। अब इसको पढ़ के आप क्या करेंगे, 2 संख्याएं डाल देंगे। मान लीजिए मैंने डाल दिया 10 और एक डाल दिया 5। ये 10 जो संख्या है ये %d क्या करेगा, किस जगह पर रख देगा, A नाम की जगह पर रख देगा। और ये 5 आपने दी थी वो किस जगह पर रख देगा, ये B नाम की जगह पर रख देगा। मान लीजिए, क्लियर है। 10 और 5 ये रख दिया गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें जैसे ही आप ये 2 संख्या डालेंगे वैसे ही एक और मैसेज लिखा जाएगा तुरंत उसके बाद, एंटर योर चॉइस। अब आपको चॉइस डालनी है। अब चॉइस में बता चुका हूँ आपको 1 2 3 4 इन 4 में से कोई एक डालिए। मान लीजिए मैंने चॉइस डाली 3। जैसे ही मैं चॉइस 3 डालूंगा तो आंसर क्या निकल के आएगा, बता सकते हैं आप लोग? आंसर निकल के आएगा 50। अब कैसे निकल के आया ये देखिए। देखिए जो चॉइस डाली गई है 3 वो किस वेरिएबल में जा रही है, सी में। यहाँ लिख देता हूँ मैं सी को अलग, सी में 3। अब यहाँ चेक करिए स्विच को, स्विच में क्या है 3 को चेक कर रहा है स्विच। किसको चेक कर रहा है, 3 को। केस 1 से मैच करा रहा है। 1 और 3 सेम है क्या, 1 और 3 सेम है क्या, नहीं है, कंडीशन फॉल्स। 1 अलग है, 3 अलग है, तो इस केस के अंदर ये जाएगा नहीं। चलिए अगले केस पे आएगा, केस 2 पे चेक करेगा 3 2 मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो इसके अंदर भी नहीं जाएगा। यहाँ पे देखिए केस 3 और सी में रखी वैल्यू कितनी है, 3 ही है। मैच हो गया क्या, हाँ मैच हो गया। और जब मैच हो गया तो इसके अंदर का जो पार्ट है, जो निर्देश है, वो एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट का मतलब चलेगा। क्या चला, ए में क्या था, देखो मैंने यहाँ पे क्या रखा था 10, बी में क्या है, क्या रखा था 5। 10 गुणे 5 कितना हुआ 50, किस में आ गया, जी में। प्रिंट किसको कराया, जी को। तो आंसर क्या आया आपके सामने 50। और इसके बाद मैंने लिखा था ब्रेक। तो ब्रेक क्या करता है, इसके बाद फिर कोई चीज़ नहीं चलने वाली। इस पूरे स्टेटमेंट में
ब्रेक अगर आपने कहीं लगाया और ब्रेक चल गया एक बार, तो फिर इसके बाद नीचे अगला पार्ट कुछ भी चलने वाला नहीं है, यानी केस 4 को चेक नहीं किया जाएगा क्योंकि हमारा काम हो गया है। मैंने एक एग्जाम्पल के लिए 3 डाल के देखा था, आप 1 2 3 4 में से कोई भी डाल के देख लेना। ये तो बात हो गई आपने कोई चॉइस सही डाली तब की। मान लीजिए चॉइस आपने गलत डाली हो, मान लीजिए गलती से आपने 6 नंबर डाल दिया एंटर योर चॉइस में। 6 नंबर डालेंगे तो ना तो 1 से मैच होगा, ना 2 से मैच होगा, ना 3 से मैच होगा, ना 4 से मैच होगा। सारे केस ख़त्म हो चुके हैं, 4 ही केस थे। सारे केस जब ख़त्म हो जाएंगे यानी इसके अंदर जाएगा ही नहीं, इसके अंदर जाएगा ही नहीं तो ब्रेक चलेगा ही नहीं। तो जब ब्रेक चलेगा ही नहीं तो कहाँ तक पहुँच जाएगा? केस 4 के बाद अगला केस कौन सा है? केस डिफ़ॉल्ट। और केस डिफ़ॉल्ट में तो बाय डिफ़ॉल्ट वो अंदर जाएगा ही, इसके अंदर का पार्ट तो चलेगा ही। क्यों? क्योंकि इन सारे केस में कोई भी पार्ट नहीं चला है, तो फिर कौन सा केस चलता है? केस डिफ़ॉल्ट चलता है। केस डिफ़ॉल्ट में जाके क्या लिख देगा? प्रिंट क्या कर देगा? इनवैलिड चॉइस, यानी आपने सही चॉइस नहीं डाली है, सही चॉइस डालें। फिर से प्रोग्राम चलाएंगे आप और वह फिर से आप सही चॉइस डालेंगे तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम बन जाएगा। ये था सिंपल साधारण कैलकुलेटर बनाने के लिए प्रोग्राम, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है उनसे मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं। जब तक आपको प्रिंट ऐप और स्कैन ऐप में समझ में नहीं आ रहा होगा, जब तक आपको स्विच का सिंटैक्स याद नहीं होगा, जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि ये %d क्या होता है, एड्रेस ऑफ ये क्यों लगाते हैं, आपको हर एक चीज़ के पीछे रीज़न, लॉजिकल चीज़ें आपको नहीं पता होंगी, तब तक आपको दिक्कत प्रोग्रामिंग में आएगी ही। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप पिछली वीडियो मेरी देखिए, पिछली क्लासेस ज्वाइन कीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।